हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आज हमारा डेली पीवाईक्यू का 26 नंबर का ये वीडियो होने वाला है, जिसमें कि आपको डिफरेंट क्वेश्चन मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप पहली बार इस वीडियो से जुड़ रहे हैं या फिर इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो आपको बताना चाहूँगा कि ये चैनल जो है ये बेसिकली BSc जूलॉजी, MSc जूलॉजी या फिर जो बच्चे CSIR नेट लाइफ साइंस से रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। अगर आप MSc जूलॉजी कर रहे हैं, CSI नेट लाइफ साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो हम डेली को PIQ डिस्कस करते हैं। एवरी डे ये PIQ डिस्कस किया जाता है, जिससे आपकी प्रिपरेशन में हेल्प मिलती है। दिन में आप कभी भी 15 से 20 मिनट या फिर लगभग 10 से 15 मिनट ही निकाल के आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन में एक बूस्ट मिलती है अगर आप डेली PIQ नहीं लगा पा रहे हैं तो। साथ ही साथ यहाँ पे आपको बेसिक एक्सप्लेनेशन, अच्छे एक्सप्लेनेशन, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं एवरी वीक। हम हर वीक डिफरेंट सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं और उनसे रिलेटेड PIQ लगाते हैं। जैसे आज के इस वीक का जो सब्जेक्ट है वो एनिमल फिजियोलॉजी का है। साथ ही साथ ये मई 2026 की पूरी वीडियो होने वाली है PIQ की, जो कि आज अब अपने लास्ट स्टेज पे आ गई है, क्योंकि अब हमारा मई 26 खत्म होने वाला है। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं आज के जो क्वेश्चन हैं उनके जवाब दीजिएगा, और आपके नंबर कितने बन रहे हैं उन्हें भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन जो शो हो रहा है इसका आंसर देने की कोशिश करिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉट एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय सोडियम को ट्रांसपोर्टर्स। यानी यहाँ पे बात कर रहा है कि सोडियम को ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं उनसे कौन सा विटामिन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू सोडियम को ट्रांसपोर्टर के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है। तो बात करें थायमिन की, जिसे कि विटामिन B1 हम कहते हैं, तो ये क्या होता है कि ये आपका जो होता है ये सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर है, यानी थायमिन को सोडियम को ट्रांसपोर्टर की जरूरत पड़ती है। राइबोफ्लेविन की बात करें जो कि आपका विटामिन B2 है, इसको भी ज़रूरत पड़ती है। B2 या फिर शायद आई थिंक B9 होगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो इसको भी सोडियम को ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत पड़ती है। फोलिक एसिड की बात करें तो फोलिक एसिड जो आपको होता है RBC में देखने को मिलता है, और इसको आपको सोडियम को ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा फोलिक एसिड वाला आंसर सही हो जाएगा। एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन C जो होता है इसको भी सोडियम को ट्रांसपोर्टर की जरूरत पड़ती है ट्रांसपोर्ट होने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में। तो यहाँ पे जो मेन बेसिक आंसर जो एकदम करेक्ट आंसर है वो फोलिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो ये क्वेश्चन होने वाला है, यहाँ पे क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड आफ्टर पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेसिंग ऑफ प्री प्रो ग्लूकागॉन। तो यहाँ पे बोल रहा है यानी क्या चीज़ फॉर्म नहीं होती है पोस्ट ट्रांसलेशन होने के बाद प्री प्रो ग्लूकागॉन के। तो प्री प्रो ग्लूकागॉन की बात करें तो ये एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है। जैसे कि अगर बात कर लें, मान लीजिए आपके पास ये कोई पेड़ है और ये पेड़ में कोई एक स्टेम है, तो अगर इस स्टेम को काट दिया जाए तो ये प्रॉपर एक मोटी स्टेम हो जाएगी। इस स्टेम को हम क्या करेंगे, प्री प्रो ग्लूकागॉन कह देंगे। अब इस प्री प्रो ग्लूकागॉन जो है यहाँ पे, इसका हम पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेसिंग करेंगे। पोस्ट ट्रांसलेशन प्रोसेसिंग मतलब इसको हम छोटे छोटे टुकड़े में काटेंगे। तो इस छोटे छोटे टुकड़ों का जब हम काट रहे हैं तो इनमें से क्या फॉर्म नहीं हो रहा, नॉट फॉर्म। तो नॉट फॉर्म अगर बात करें तो इसमें से क्या फॉर्म नहीं हो रहा उसके बारे में आपको बताना है आंसर। तो यहाँ पे जो ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसिंग कर रहे हैं हम प्री प्रो ग्लूकागॉन की, यहाँ पे क्या होता है कि इसमें ये आपका जैसे आपको पता प्रोटीन है, तो इसमें कई सारे, जब इसको हम क्लीवेज करेंगे, इसका काटेंगे तो कई सारे पेप्टाइड फॉर्म होते हैं, यानी छोटे छोटे फ्रैगमेंट फॉर्म होते हैं। तो इनमें बात करें तो ये जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट होते हैं इसमें आपका ग्लाइसेंटीन आता है, मेजर प्रो ग्लूकागॉन फ्रैगमेंट आता है, और साथ ही साथ ऑक्सीनोटोमोड्यूलिन आता है। ये तीनों आपको कहाँ पे वर्क करते हुए दिखेंगे, ये तीनों आपको वर्क करते हुए किस जगह पे दिखते हैं, ये तीनों आपको वर्क करते हुए दिखेंगे पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज के साथ आप अगर देखेंगे तो पैनक्रियाज के अलावा ये जो वर्क करते हैं ये आपके वेरियस टिश्यू में प्रोसेस किए जाते हैं, और साथ ही साथ इंटेस्टाइन में आपको वर्क करते हुए दिखेंगे। लेकिन अगर हम बात करें बीटा लिपोट्रोपिन की, तो ये आपका प्री प्रो ग्लूकागॉन के क्लीवेज से नहीं मिलता। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हमारा बी वाला सही हो जाएगा। तो आप याद रखिए ग्लाइसेंटिन, मेजर प्रो ग्लूकागॉन फ्रैगमेंट्स और ऑक्सीनोटोमोड्यूलिन जो है वो पैनक्रियाज और इंटेस्टाइन में वर्क करने को मिलते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ से सीक्रेट होने के बाद ये जाके दूसरे सेल्स में प्रोसेस होते हैं, वेरियस टिश्यू में जाते हैं, और उन्हीं के द्वारा यहाँ वहाँ पे देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर बात करें बीटा लिपोट्रोपिन की, तो ये आपको नहीं यहाँ पे देखने को मिलता है, ये आपका डिफरेंट प्रिकर्सर प्रोटीन होता है। तो ये आपका ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पावरफुल बफर सिस्टम इन द ब्लड ऑफ अ ब्लड। यानी यहाँ पे बात कर रहा है कि ब्लड का जो मोस्ट पावरफुल बफर सिस्टम है वो कौन सा होगा। बफर आपको पता होगा, बफर क्या होते हैं, पीएच को रेजिस्ट करते हैं। जो भी पीएच को रेजिस्ट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम
बफर बोलते हैं। तो यहाँ पे बफर ब्लड बफर की तरह कार्य करता है, तभी हमारी बॉडी का प्रॉपर बैलेंस बना रहता है, होमोस्टैसिस कंडीशन में रहती है। अगर पीएच चेंज हो जाए तो दिक्कत हो जाएंगी। तो अगर बात करें तो ब्लड में यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा मोस्ट पावरफुल बफर सिस्टम होता है ब्लड में। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें बाइकार्बोनेट की, यानी आपका CO2 बाहर जाना और CO2 बाहर जाता है या ऑक्सीजन अंदर आता है, तो आपको वहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन फॉर्म होते हैं। फॉस्फेट की बात करें, प्रोटीन्स की बात करें और हीमोग्लोबिन की बात करें, तो ये आपके मेजर बफर सिस्टम में नहीं आते हैं आपके ब्लड में। फॉस्फेट एक बॉन्ड होते हैं, प्रोटीन्स आपका डिफरेंट अलग चीज़ है ब्लड से। हालांकि हीम ग्रुप और ग्लोबिन प्रोटीन आते हैं, लेकिन ये मेजर बफर सिस्टम में नहीं आते, और हीमोग्लोबिन भी मेजर नहीं रोल प्ले करता है बफर को, ब्लड को बफर बनाने के लिए। बाइकार्बोनेट की बात करें तो ये मेजर पावरफुल बफर सिस्टम बनाने में ब्लड के लिए हेल्प करता है, यानी बाइकार्बोनेट की वजह से ही बफर सिस्टम बनता है ब्लड का। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पैराग्राफ वाइज है, लेकिन आप इससे मतलब कि बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से इसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले से इसको पढ़ते हैं। एन एक्शन पोटेंशियल ऑफ नर्व फाइबर, यानी किसी भी नर्व फाइबर में एक्शन पोटेंशियल कोई है जो कि डिस्क्राइब किया जाता है बाय डिफरेंट वेरियस कंपोनेंट इंक्लूडिंग आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन, यानी हाइपरपोलराइजेशन के बाद डिफरेंट कंपोनेंट के थ्रू डिस्क्राइब किया जाता है। अभी मैं बताऊंगा हाइपरपोलराइजेशन और डिपोलराइजेशन क्या होता है। द मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ दिस आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन हैज बीन प्रपोज्ड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ सबसे पहले हम बात कर लें हाइपरपोलराइजेशन और आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन क्या होता है। तो अगर ये आप बात कर ले, कोई नर्व है, नर्व सेल्स होती, नर्व मान लीजिए कोई नर्व सेल है, तो यहाँ पे क्या होता है कि बाहर साइड में आपका सोडियम आयन होते हैं, यानी प्लस आयन होते हैं, और यहाँ पे नीचे माइनस आयन होते हैं। तो जब आपका ये प्लस आयन सोडियम आयन होते हैं, ये आपके जब किसी भी ट्रांसपोर्टर के थ्रू क्या होते हैं कि एंट्री लेते हैं मेम्ब्रेन के अंदर, यानी किसी भी प्लस चैनल के थ्रू एंट्री मार रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डीपोलराइजेशन स्टेट करते हैं, क्योंकि प्लस बहुत ज़्यादा अंदर आ जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ये नर्वस सेल के। और उसी जगह हम बात करें माइनस, यानी सॉरी माइनस नहीं, के प्लस आयन और आपके पोटेशियम आयन जो होते हैं, पोटेशियम आयन जो होते हैं, ये आपके क्या करते हैं, ये आपके जब सेल्स के चैनल्स के थ्रू बाहर जाते हैं, गेट के थ्रू बाहर जाते हैं, तो बाहर का मेम्ब्रेन पोटेंशियल बहुत धीमे धीमे माइनस होता है। इसके साथ ही साथ ये के प्लस चैनल जो होते हैं ये बहुत धीमे बंद होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, पहले तो हमारा हाइपरपोलराइजेशन देखने को मिलता है, और उसके साथ ही साथ क्या होता है, जब ये चैनल नहीं बंद होते हैं टाइम पे, तो हमें आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन देखने को मिलता है, जिससे कि मेम्ब्रेन और ज़्यादा हाइपरपोलराइज हो जाती है। तो उसी जगह बात कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रहा है, उनके हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताने की कौन से होंगे। तो सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द इंक्रीज्ड कंडक्टेंस ऑफ Na प्लस हैज रिटर्न्ड टू द बेस लाइन लेवल बट कंडक्टेंस ऑफ पोटेशियम रिमेन्स एलिवेटेड ड्यूरिंग आफ्टर हाइपोलराइजेशन फेज। तो देखिए ये जो मैंने बताया वही चीज बता रहा है कि इंक्रीज्ड कंडक्शन ऑफ सोडियम रिटर्न होता है बेस लाइन लेवल के पास आ जाता है, लेकिन जो K प्लस होता है वो क्या होता है, एलिवेटेड यानी खुला रहता है हमेशा। और क्या होता है, ड्यूरिंग आफ्टर हाइपोलराइजेशन फेज, यानी K प्लस क्या होता है, खुला रहता है, और इसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, हमें आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन देखने को मिलता है। ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं। तो बी स्टेटमेंट कह रहा है द मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज पुल्ड इवन क्लोजर टू द K प्लस इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एट द आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन फेज। तो यहाँ पे कह रहा है कि मेम्ब्रेन जो होती है, यहाँ पे जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, K प्लस के बाहर जाने की वजह से क्या होता है, क्लोज आ जाती है किसके, K प्लस इक्विलिब्रियम के पास। K प्लस इक्विलिब्रियम हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है कि मेम्ब्रेन और आपकी आफ्टर हाइपरपोलराइज होती रहती है। क्यों, क्योंकि ये जो आपके चैनल्स होते हैं वो क्लोज ही नहीं हो पाते हैं, तो चैनल क्लोज नहीं हो पाते, तो K प्लस इक्विलिब्रियम आ जाता है, उसके बाद भी वो पुल्ड होते रहते हैं, मेम्ब्रेन और ज्यादा क्लोज होते लगती है, और बाद में जाके क्या होती है, मोर नेगेटिव हो जाती है मेम्ब्रेन, हमें देखने को मिलती है। तो बी वाला स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। सी स्टेटमेंट की बात करें तो क्या कह रहा है, द कंडक्टेंस ऑफ सोडियम इज इंक्रीज्ड बिफोर एनी चेंज ऑफ K प्लस कंडक्टेंस ड्यूरिंग आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन फेज। तो ये कह रहा है कि आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन फेज जब K प्लस की आती है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि सोडियम की कंडक्टेंस जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। लेकिन ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता। जब आफ्टर पोलराइजेशन K प्लस की होती है तो उसके बाद भी क्या होता है कि सोडियम की जो कंडक्टेंस होती है वो गिर ही जाती है, जबकि इंक्रीज नहीं होती है। उसकी क्या होती है कि अगर आपका ये ग्राफ अगर आप देखते हैं ये वाला, तो यहाँ पे बेस लाइन के नीचे आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे सोडियम का लेवल क्या होता है, मेंटेन ही रहता है, वो या फिर गिर जाता है लेकिन इंक्रीज नहीं करता है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। साथ ही साथ डी वाले ऑप्शन की बात करें तो एट द आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन फेज द मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज ड्राइवन टू क्लोजर सोडियम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। यहाँ पे बात करें तो
सोडियम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल के पास नहीं आती है मेम्ब्रेन पोटेंशियल, क्योंकि सोडियम का तो कंडक्टेंस हो ही नहीं रहा, सोडियम तो अपना रेस्टिंग स्टेट में आ गया। किसका कंडक्टेंस हो रहा है यहाँ पे? आपका K प्लस का कंडक्टेंस हो रहा है, आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन हो जा रही है, यानी K प्लस और ज़्यादा बाहर जा रहा है मेम्ब्रेन से, तो वहाँ पे क्या हो रहा है? K प्लस का कंडक्टेंस हो रहा है, यानी मेम्ब्रेन की जो पोटेंशियल होगी वो आपकी इक्विलिब्रियम पोटेंशियल किसके पास आ जाएगी? वो आपकी मेम्ब्रेन पोटेंशियल K प्लस के पास आ जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा, जो कि सोडियम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल के पास कर रहा है। तो इस हिसाब से हमारा A और B वाला ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे हम A और B वाले ऑप्शन पे टिक मार देंगे और सही हो जाएगा ये वाला ऑप्शन। आई होप आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो रहा है, ये सब आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, यहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में। चलिए, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। द P50 वैल्यू यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की यहाँ बात कर रहे हैं, यानी हाफ डिसोसिएशन सैचुरेशन कर्व अगर आपने पढ़ा होगा तो उसके बारे में बात कर रहा है। हीमोग्लोबिन का फॉर ऑक्सीजन इंक्रीज्ड ड्यूरिंग एक्सरसाइज, यानी कह रहा है कि आपका जो हीमोग्लोबिन होता है उसका जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो P50 वैल्यू होती है, यानी आपकी पार्शियल प्रेशर जो होती है ऑक्सीजन की, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए इंक्रीज हो जाती है। और क्या होता है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को एफिनिटी कम हो जाती है और वो जल्दी जल्दी मसल्स में आपके ऑक्सीजन को छोड़ने लगता है हीमोग्लोबिन एक्सरसाइज के दौरान। द मैकेनिज्म ऑफ दिस चेंज इज डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग प्रपोज्ड स्टेटमेंट, इस चेंज को बताया गया कुछ स्टेटमेंट के द्वारा और उसमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। तो चलिए अब बात करते हैं स्टेटमेंट क्या है। इंक्रीज्ड CO2 प्रोडक्शन बाय मसल्स एलिवेटेड PCO2 ऑफ ब्लड विच अफेक्ट द P50 वैल्यू। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो आपका CO2 प्रोडक्शन कर रही है मसल्स, इससे क्या होता है, ये आपका जो PCO2 आपका होता है ब्लड का, ये क्या होता है, ये अफेक्ट करता है P50 वैल्यू को। बिल्कुल सही कह रहा है, इसी को हम बोहर इफेक्ट कहते हैं। और जो आपका ग्राफ होता है वो किस तरफ शिफ्ट हो जाता है? आपका राइट शिफ्ट हो जाता है, इसी को हम बोहर इफेक्ट कहते हैं। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व क्या होता है? आपका राइट शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन इंक्रीजेस 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट 2,3 बिफेजियल लेवल इज एलिवेटेड। तो यहाँ पे बात करें, जब आपका 2,3 बिसफॉस्फेट ग्लिसरेट 2-फॉस्फोग्लिसरेट की वैल्यू जो होती है यहाँ पे अगर आपकी इंक्रीज की जाती है तो वहाँ पे एफिनिटी क्या होती है? हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन के प्रति बढ़ती नहीं है, वो कम हो जाती है, यानी ऑक्सीजन आपकी जल्दी जल्दी हीमोग्लोबिन से क्या होने लगेगी? बाहर जाने लगेगी। जैसे कि आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो उस दौरान क्या होता है? आपका 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट लेवल बढ़ जाता है। तो जब ये लेवल बढ़ जाता है तो आपका क्या होता है? अगर आप कर्व की बात करें तो ये कर्व क्या होता है? आपका राइट शिफ्ट होता है। राइट शिफ्ट होता है यानी ऑक्सीजन आपका हीमोग्लोबिन से जल्दी जल्दी छूटने लगता है और मसल्स के पास जाने लगता है, क्योंकि वहाँ पे 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट का लेवल बढ़ जाता है। तो अगर इसका ग्लिसरेट का लेवल हम 2,3 BPG का लेवल अगर हम बढ़ाते हैं तो ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के प्रति एफिनिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज नहीं होती, डिक्रीज हो जाती है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर शिफ्ट द ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व टू द लेफ्ट। तो सी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो आपका जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व है वो लेफ्ट की तरफ क्यों शिफ्ट होगा? लेफ्ट की तरफ तो एफिनिटी बढ़ जाती है। और अगर आप इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर हो रहा है किसी भी कारण की वजह से, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको बुखार है, तो क्या होता है कि फीवर होने पे भी या फिर किसी भी ऐसी कंडीशन में जिसमें कि आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा? जो आपका ग्राफ होगा वो क्या होगा? राइट की तरफ शिफ्ट होगा। राइट की तरफ शिफ्ट होगा तो यानी मसल्स के आपकी क्या करेंगे? ज़्यादा ऑक्सीजन को लेंगे और हीमोग्लोबिन क्या करेगा? एफिनिटी अपनी कम कर देगा ऑक्सीजन के प्रति। और क्या होगा? आपका पार्शियल प्रेशर PO2 लेवल P50 लेवल आपका क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर शिफ्ट ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व टू द लेफ्ट नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे आपका राइट होना चाहिए था, राइट की तरफ बढ़ना चाहिए। तो ये अगर लेफ्ट लिख दिया तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी वाले ऑप्शन की बात करें, द डिक्रीज्ड pH ऑफ ब्लड रिड्यूसेस द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर द ऑक्सीजन। इसको इस स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे भी कह रहा है कि पीएच अगर आपका डिक्रीज हो रहा है, अगर आपके बॉडी का पीएच डिक्रीज हो रहा है, ब्लड का पीएच डिक्रीज हो रहा है, तो इसकी एफिनिटी क्या हो जा रही है? रिड्यूस हो जा रही है। अगर रिड्यूस हो जा रही है तो आपका जो कर्व होता है वो फिर से वही कंडीशन आ जा रही है जो मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन किया। कर्व आपका राइट शिफ्ट होगा, राइट शिफ्ट होता है तो P50 लेवल आपका बढ़ जाएगा तो आपका यहाँ पे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग एफिनिटी होगी वो कम हो जाएगी, मसल्स की ओर ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी और ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी एफिनिटी हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन। तो ये वाला ऑप्शन हमारा डी वाला सही हो जाएगा। तो इनकरेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है तो बी और सी वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, यानी हमारा बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। यहाँ पे बात कर रहा है कि इंसुलिन इंक्रीजेस फैसिलिटेट डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज इन मसल सेल्स बाय फैसिलिटेट डिफ्यूजन, मतलब किसी की हेल्प से आपका इंसुलिन या ग्लूकोज को मसल्स में भेजता है।
तो यहाँ पे कुछ कंडीशन दी है, उनमें हमको सही कंडीशन बतानी क्या थी। तो यहाँ सबसे पहले बोला फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। तो अगर हम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स का फॉस्फोराइलेशन कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा कि ग्लूकोज मसल्स के अंदर चला जाएगा, मसल्स के सेल्स के अंदर चला जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत है। फॉस्फोराइलेशन कर देने से ग्लूकोज कभी भी मसल्स के सेल्स के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि ग्लूकोज को एक स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर की जरूरत पड़ती है, जिसे कि हम किस नाम से जानते हैं, ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स के नाम से जानते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। साथ ही साथ बी वाले ऑप्शन की बात करें, ट्रांसलोकेशन ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर कंटेनिंग एंडोसोम्स इनटू द सेल मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही ऑप्शन कह रहा है। इसको थोड़ा समझते हैं कैसे। अगर आपकी बात करें जो ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स होता है या फिर इंसुलिन की बात करें, तो इंसुलिन आपका क्या करता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि आपका ये सेल है, तो इस सेल के अंदर क्या होता है कि एंडोसोम्स पैकेट में कुछ छिपे रहते हैं। अब ये क्या होते हैं, ये गेट की तरह काम करते हैं ग्लूकोज के लिए, कि अगर आपका जब इंसुलिन लेवल हाई होता है, इंसुलिन का लेवल हाई होता है, तो ये आपका क्या होता है कि ये आके ये रिसेप्टर होते हैं किसी भी सेल पे, तो ये रिसेप्टर जो होते हैं सेल पे, ये आके यहाँ पे इंसुलिन आपका क्या होता है आके बाइंड हो जाता है। तो अगर इन रिसेप्टर पे इंसुलिन बाइंड हो जाता है, तो ये जो एंडोसोम्स पैकेट के फॉर्म में बंद थे, ये यहाँ पे अगर कोई गेट है, ग्लूट गेट है, तो यहाँ पे ये एंडोसोम्स आके लग जाते हैं और ये गेट का फॉर्म करते हैं किसके लिए, ग्लूकोज के लिए। अब ग्लूकोज क्या करता है, जब ये एंडोसोम्स आके यहाँ पे गेट पे लग गए, सेल की गेट पे लग गए, तो ये आपका ग्लूकोज जो होता है, अब ये इंसुलिन यहाँ पे लगा, तो इंसुलिन ने पहले अपने रिसेप्टर पे आके लगा, तो ये इंसुलिन ही इन एंडोसोम्स को सिग्नल देता है कि आके अब गेट बनाओ ग्लूकोज के लिए। तो ग्लूकोज के लिए जब ये गेट बना देते हैं एंडोसोम्स, तो यहाँ से ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूट ट्रांसपोर्ट के थ्रू सेल में एंट्री ले लेता है। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है कि ट्रांसलोकेशन ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर कंटेनिंग एंडोसोम्स, यानी एंडोसोम्स के पास ही गेट होता है ग्लूकोज को अंदर लाने का, इनटू द सेल मेम्ब्रेन के अंदर लाने का। तो बी और ऑप्शन सही जाएगा। इनिबिशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, अगर हम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर का इनिबिशन कर देंगे उनके एमआरएनए का, तो ग्लूकोज तो कभी अंदर आ ही नहीं पाएगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, तो जैसा कि मैंने बताया ना, फॉस्फोराइलेशन की हेल्प से ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर में कोई हेल्प मिलती है ना, डीफॉस्फोराइलेशन की हेल्प से ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर में हेल्प मिलती है। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। सबसे सही ऑप्शन हमारा बी वाला। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, उसका भी आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो चलिए आज का यहाँ पे खत्म होता है सेशन, और आपके लिए एक मोटिवेशन कॉट है कि यू डोंट नीड टू बी एन एक्सपर्ट टू डू समथिंग ग्रेट, यानी आपको किसी भी चीज़ को महान कार्य को करने के लिए या फिर किसी भी छोटे से काम करने के लिए उस चीज़ का एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है। आप उस चीज़ को धीमे धीमे करना स्टार्ट करिए, आप उसको अच्छे से करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज का सेशन यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू सभी को। अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिल रही है इस सेशन से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, लाइक करिएगा वीडियो को, नोटिफिकेशन बेल जरूर से ऑन कर लीजिएगा। आपको मॉर्निंग में इसका नोटिफिकेशन डेली आ जाएगा, जिससे कि आप दिन में केवल 15 मिनट निकाल के इस वीडियो को देख लेंगे और आपकी हेल्प मिलेगी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। सारा ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलने वाला, टेलीग्राम ग्रुप में मिलने वाला, बिल्कुल फ्री। तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ज्वाइन हो जाइए, और भी जो भी मटेरियल मेरे नोट्स होंगे वो सारे यहीं पे मिलेंगे टेलीग्राम ग्रुप पे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं इस लिंक से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को गुड बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा सभी लोग।